वेलकम बैक फ्रेंड्स। पिछले वीडियो में हमने स्ट्रक्चरल प्लानिंग कैसे करनी है उसके बारे में सीखा था और उसमें हमने देखा था कि आर्किटेक्चरल प्लान में कॉलम पोजीशन कैसे डिसाइड करना है। आज हम इस वीडियो में कॉलम ओरिएंटेशन कैसे डिसाइड करना है और बीम लेआउट कैसे बनाना है उसके बारे में जानेंगे। अब हम कॉलम ओरिएंटेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। कॉलम ओरिएंटेशन के लिए मुझे ग्रिड लाइंस की ज़रूरत नहीं है, तो मैं अब ये ग्रिड लाइंस डिलीट कर रहा हूँ। सारी ग्रिड लाइन मैंने अभी डिलीट कर दी है। अब हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि कॉलम ओरिएंटेशन हमें कैसे करना है। कॉलम ओरिएंटेशन चेक करने के लिए मैं नीचे से ऊपर जाऊंगा। सबसे पहले मैं ये जो कॉलम है इसका ओरिएंटेशन बराबर है या नहीं वो चेक करूंगा। उसके लिए मुझे बीम लेआउट चाहिए, लेकिन अभी तक हमने बीम लेआउट फाइनल नहीं किया है। तो बीम लेआउट के लिए जो एक्सटर्नल और इंटरनल वॉल हमें आर्किटेक्चरल प्लान में दिया है उसको रेफरेंस लेते हुए हम बीम लेआउट को एज्यूम करेंगे, क्योंकि हमें पता है जहाँ पे भी आपकी एक्सटर्नल और इंटरनल वॉल आएगी उसको सपोर्ट करने के लिए हमें उसके नीचे बीम तो देना ही पड़ेगा। तो अब हम इस अजम्पशन का इस्तेमाल बीम कॉलम ओरिएंटेशन के लिए यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम बीम की जो लेंथ है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। उसके लिए मैंने डायमेंशन कमांड यूज़ की, फिर मैंने बीम लेंथ कैलकुलेट की। अभी ये जो बीम की लेंथ मुझे शो हो रही वो है 4.1 मीटर। ये बीम है, उसकी लेंथ है 3.6 मीटर और ये जो कैंटिलीवर बीम है उसकी लेंथ है 1.2 मीटर। अब हमें पता है कि जिस बीम की लेंथ ज़्यादा होगी उसमें बेंडिंग मोमेंट ज़्यादा जनरेट होगा। अब हम इस बीम के बारे में, वर्टिकल जो बीम है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अभी ये बीम की लेंथ है 3.6 मीटर। कॉलम के ऊपर जो बीम है उसकी लेंथ है 3.6 मीटर और कॉलम के नीचे जो कैंटिलीवर बीम है उसकी लेंथ है 1.2 मीटर। अभी 1.2 मीटर कैंटिलीवर बीम की वजह से कॉलम के जंक्शन पे हॉगिंग मोमेंट जनरेट होगा और 3.6 मीटर बीम की वजह से कॉलम जंक्शन पे और एक हॉगिंग मोमेंट जनरेट होगा। तो ये हॉगिंग मोमेंट एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे। जैसे कि समझ लीजिए 3.6 मीटर बीम की वजह से कॉलम जंक्शन पे समझ लीजिए 50 किलो न्यूटन मीटर का मोमेंट जनरेट हो रहा है और कैंटिलीवर बीम की वजह से 20 किलो न्यूटन मीटर मोमेंट जनरेट हो रहा है। तो इस कॉलम पे रिजल्टेंट मोमेंट कितना एक्ट हो रहा है? 50 माइनस 20 यानी 30 किलो न्यूटन मीटर। अभी हॉरिजॉन्टल देखते हैं। हॉरिजॉन्टल बीम की लेंथ है 4.1 मीटर। 4.1 मीटर लेंथ की वजह से इस कॉलम जंक्शन पे 60 किलो न्यूटन मीटर का बीम बेंडिंग मोमेंट जनरेट हो रहा है, लेकिन इसको कैंसिल आउट करने के लिए बीम के लेफ्ट साइड में कोई भी बीम नहीं है। तो हमें बीम का ओरिएंटेशन ऐसे रखना है जो कॉलम की लार्जर साइड है वो इस डायरेक्शन में हो, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हो, जहाँ से हमारा कॉलम पे बेंडिंग मोमेंट ज़्यादा जा रहा है। अभी हम कॉलम की ओरिएंटेशन अभी चेंज करते हैं। तो उसके लिए हम सिंपली कॉलम को साइड में कॉपी कर लेते हैं और फिर उसको 90 डिग्री में रोटेट कर देंगे।
जैसे ही हम उसको 90 डिग्री में रोटेट करेंगे उसको मैं कॉपी करूँगा और यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। और जो मेरा प्रीवियस बीम था, प्रीवियस कॉलम था उसको मैं डिलीट कर दूँगा। जैसा हमने इस कॉलम के बारे में किया, सेम चीज़ हम इस कॉलम पे भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इस कॉलम की डायरेक्शन भी, ओरिएंटेशन भी हमें चेंज करना होगा। उसके लिए मैंने ये कॉलम को कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट किया। ये जो थंब रूल अब हमने ये दो कॉलम पे अप्लाई किया है, सेम रूल हम अब ऊपर वाले कॉलम में भी अप्लाई करेंगे। अब सबसे पहले करते हैं इस कॉलम का ओरिएंटेशन बराबर है या नहीं। उसके लिए हम कॉलम बीम की लेंथ कैलकुलेट कर लेते हैं। हॉरिजॉन्टल बीम की लेंथ है 2.3 मीटर एंड वर्टिकल बीम की लेंथ है 2.9 मीटर। तो इस बीम की वजह से कॉलम पे ज़्यादा बेंडिंग मोमेंट आएगा। तो हमें इस बीम के डायरेक्शन में कॉलम की जो लार्जर साइड है वो हमें प्लेस करनी पड़ेगी, जो कि वो हमने ऑलरेडी प्लेस की है। तो हमें इस कॉलम की ओरिएंटेशन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम इस कॉलम की ओरिएंटेशन चेक करते हैं। जैसे कि हमने देखा है, इस कॉलम के लेफ्ट साइड में जो बीम है उसकी लेंथ है 2.3 मीटर एंड राइट साइड में जो बीम है उसकी लेंथ है 3.7 मीटर। एंड इस कॉलम के नीचे जो बीम है उसकी लेंथ है 3.6 मीटर। अभी इस 2.3 मीटर बीम की वजह से कॉलम जंक्शन पे कोई कुछ हॉगिंग मोमेंट जनरेट होगा। 3.7 मीटर बीम की वजह से कुछ हॉगिंग मोमेंट जनरेट होगा और यहाँ पे जो रिजल्टेंट मोमेंट जनरेट होगा वो ऑब्वियसली 3.6 मीटर बीम की वजह से जो बेंडिंग मोमेंट जनरेट होगा उससे कम ही होगा। तो हमें कॉलम की जो लार्जर साइड है वो हमें जो ये वर्टिकल बीम है उसके डायरेक्शन में हमें ओरिएंटेशन कॉलम का करना पड़ेगा, जो ऑलरेडी हमने किया है। अब हम इस कॉलम का ओरिएंटेशन बराबर है या नहीं वो चेक करेंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये जो एक्सटर्नल वॉल है इसकी विड्थ है 200 mm और ये इंटरनल वॉल है इसकी विड्थ है 100 mm। अभी 3.7 मीटर की वजह से जो बेंडिंग मोमेंट इस कॉलम पे जनरेट हो रहा है वो ऑब्वियसली इस बीम से ज़्यादा है, क्योंकि ये जो बीम की लेंथ है वो है 3.6 मीटर और इस बीम की वजह से जो बेंडिंग मोमेंट जनरेट हो रहा है उसको और कम, ये बीम जो है छोटा, ये रिजल्टेंट मोमेंट यहाँ पे कम जनरेट हो रहा है। लेकिन अगर हम इस कॉलम को हॉरिजॉन्टली यहाँ पे प्लेस करते हैं तो जो कॉलम का जो प्रोजेक्शन है वो वॉल के बाहर जाएगा। उसके कारण प्रोजेक्शन बाहर जाने के कारण हमने पहले ही डिस्कस कर दिया है थ्योरेटिकल पार्ट में कि अगर कॉलम का वॉल के बाहर प्रोजेक्शन जा रहा होगा तो बीम को कंस्ट्रक्ट करने के टाइम पे, वॉल कंस्ट्रक्ट करने के टाइम पे हमें कुछ तकलीफें होती है और हमारा फ्लोर स्पेस है वो भी कम होता है। इसलिए हम इस कॉलम का ओरिएंटेशन वर्टिकल ही रखेंगे।
अब हम ओरिएंटेशन चेक करते हैं स्टेयर के जो ये दो कॉलम है उसका। जैसे कि मैं यहाँ पे सबसे पहले चेक करते हैं इस कॉलम का। इस कॉलम को मैं जैसे देख पा रहा हूँ, इसके ऊपर एक बीम है और स्टेयर के इस साइड में, निचले साइड में भी लैंडिंग बीम होगा। उस बीम की वजह से यहाँ पे रिजल्टेंट मोमेंट होगा जो इस बीम की वजह से बीम से कम ही होगा। तो और दूसरी बात, ये जो कॉलम है उसका प्रोजेक्शन जो है वो यहाँ पे स्टेयर की लैंडिंग पे आ रहा है। वो जो वहाँ पे हमें प्रॉब्लम क्रिएट करता है, उसको मिनिमाइज करने के लिए हम ये जो कॉलम की ओरिएंटेशन है उसको हम हॉरिजॉन्टल रखेंगे। तो सिंपली मैं क्या करूँगा, ये कॉलम में कॉपी कर लूँगा और उसको यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा, और जो ये प्रीवियस कॉलम थे उसको मैं डिलीट कर दूँगा। अभी ये जो कॉलम है वो एग्जैक्टली वॉल के अंदर ही फिट हो गए, इसका कोई भी प्रोजेक्शन वॉल के बाहर नहीं जा रहा है और ये दिखने के लिए भी अच्छा दिख रहा है। अब हम कॉलम पोजीशन, कॉलम ओरिएंटेशन डिसाइड करते हैं इस कॉलम के और इस कॉलम के। सबसे पहले हम इस कॉलम का ओरिएंटेशन देखते हैं। इस कॉलम के ऊपर एक बीम है, नीचे एक बीम है। इसके कारण जो वर्टिकल मोमेंट इस कॉलम में जनरेट होगा वो कम जनरेट होगा एज कंपेयर टू बेंडिंग मोमेंट जनरेटेड ड्यू टू दिस बीम। अब हम देखेंगे कि अगर इस कॉलम को हमने हॉरिजॉन्टली प्लेस किया तो हमें क्या प्रॉब्लम फेस करने पड़ेंगे। तो मैं सिंपली ये कॉलम को कॉपी कर लूँगा और यहाँ पे प्लेस कर दूँगा, और जो ये प्रीवियस कॉलम है इसको मैं डिलीट कर दूँगा। अगर मैं बेंडिंग मोमेंट के हिसाब से गया तो मेरी कॉलम का ओरिएंटेशन है वो कुछ इस तरह से होगा, हॉरिजॉन्टल। जो लार्जर साइड है वो हॉरिजॉन्टली होगी। लेकिन जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, जो एक्सटर्नल वॉल है उसकी विड्थ है 200 mm और जो इंटरनल वॉल है उसकी विड्थ है 100 mm, जिसकी वजह से ये जो कॉलम का जो पोर्शन है वो वॉल के बाहर जाएगा, मतलब कॉलम का प्रोजेक्शन जो है वॉल के बाहर जाएगा। अगर कॉलम का प्रोजेक्शन वॉल के बाहर जा रहा होगा तो हम क्या प्रॉब्लम फेस करते वो भी मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। तो इसके लिए हम इस कॉलम की जो पोजीशन है वो वर्टिकल ही रखेंगे। तो मैं ये जो हॉरिजॉन्टल है इसको मैं डिलीट कर दूंगा और इसकी पोजीशन में वर्टिकली रखूंगा। सेम रूल मैंने इस कॉलम पे भी अप्लाई किया, इसलिए मैं इस कॉलम की जो ओरिएंटेशन है वो मैं वर्टिकली रखूंगा। सेम इस कॉलम की पोजीशन भी मैं वर्टिकली ही रखूंगा। सिमिलरली ये जो कॉलम है कॉर्नर का, इसकी ओरिएंटेशन भी मैं वर्टिकली रखूंगा। क्यों? क्योंकि हॉरिजॉन्टल जो बीम आएगा उसके ऊपर लोड कम आएगा, क्योंकि उसके ऊपर ब्रिक वॉल नहीं आएगी। यहाँ पे आपको ये बालकनी के लिए ओपनिंग दिख रही है और यहाँ पे आपकी पूरी एक्सटर्नल वॉल कंस्ट्रक्ट होगी। उसकी वजह से बेंडिंग मोमेंट जो है वो इस डायरेक्शन में ज़्यादा जनरेट होगा एज कंपेयर टू दिस डायरेक्शन। सेम लॉजिक मैंने इस कॉर्नर बीम के लिए भी अप्लाई किया है। अब हमें इस कॉलम का ओरिएंटेशन चेंज करना पड़ेगा। क्यों?
क्योंकि इसका जो प्रोजेक्शन है कॉलम का वो वॉल के बाहर भी जा रहा है और यहाँ पे कोई बीम भी नहीं है। उसकी वजह से इस डायरेक्शन में ज़्यादा बेंडिंग मोमेंट जनरेट नहीं हो रहा है। ओनली बेंडिंग मोमेंट इज जनरेटेड ड्यू टू दिस कैंटिलीवर बीम। तो हम इसको हॉरिजॉन्टली प्लेस कर देते हैं। तो सिंपली मैं क्या करूँगा, इस कॉलम को मैं कॉपी कर लूँगा और यहाँ पे प्लेस कर दूंगा, और जो प्रीवियस कॉलम है उसको मैं डिलीट कर दूंगा। जो नॉलेज मैंने यहाँ पे और जो थंब रूल जो मैंने यूज़ किए हैं वो सेम थंब रूल मैं इन दोनों कॉलम को भी यूज़ करके उनका ओरिएंटेशन वर्टिकल ही रखने वाला हूँ। अब हमारा कॉलम पोजीशन एंड कॉलम ओरिएंटेशन फर्स्ट फ्लोर के लिए फाइनल हो गया है। लेकिन अब ये कॉलम पोजीशन एंड कॉलम ओरिएंटेशन अब हम ग्राउंड फ्लोर प्लान के लिए और सेकंड फ्लोर प्लान के लिए भी चेक करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, ये सब कॉलम को सिलेक्ट करके एक कोई भी रेफरेंस पॉइंट पकड़ के उसको ग्राउंड फ्लोर प्लान पे और सेकंड फ्लोर प्लान में पेस्ट कर देंगे। तो उसके लिए मैं हर एक कॉलम को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, अब मैंने सब कॉलम को सिलेक्ट कर लिया है। अब मैं उसको कॉपी कर दूंगा और एक रेफरेंस पॉइंट लूँगा। रेफरेंस पॉइंट में ऐसा लूँगा जो तीनों प्लान में एक ही पॉइंट पे हो। जो मैं अब रेफरेंस पॉइंट लेने वाला हूँ वो लेने वाला हूँ स्टेयरकेस का, क्योंकि तीनों प्लान में स्टेयरकेस सेम ही पोजीशन में होगी। उसके लिए मैं ये कॉर्नर के जो पॉइंट है उसको मैं रेफरेंस पॉइंट लूँगा, वहाँ पे क्लिक करूँगा और ग्राउंड फ्लोर प्लान में और सेकंड फ्लोर प्लान में पेस्ट कर दूँगा। सबसे पहले हम ये कॉलम पोजीशन और ओरिएंटेशन बराबर है या नहीं वो ग्राउंड फ्लोर प्लान के लिए चेक करेंगे। तो हम नीचे से ऊपर जाएंगे। अभी जैसे कि हम देख पा रहे हैं जो ये कॉर्नर कॉलम है उसकी पोजीशन बराबर है, क्योंकि उसका प्रोजेक्शन वॉल के बाहर नहीं जा रहा है, यानी कि हमारी इन दोनों कॉलम की पोजीशन एंड ओरिएंटेशन बराबर है। सेम चीज़ इन तीन कॉलम के बारे में भी है, इनका ओरिएंटेशन भी नहीं बाहर जा रहा है और ना ही प्रोजेक्शन। सेम इसके लिए ये जो इंटरमीडिएट कॉलम है इसका तो प्रोजेक्शन बाहर जाने ही वाला है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था जो भी थंब रूल है उसको हम एक साथ सेटिस्फाई नहीं कर सकते, कहीं पे तो हमें कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ेगा। जो इंटरनल वॉल है उसकी विड्थ है 100 mm। अगर हम 100 mm का कॉलम लेंगे तो वो स्लेंडर कॉलम हो जाएगा, जो कि अपना IS कोड है वो रिकमेंड नहीं करता है। स्टेयर के जो कॉलम है वो तो सेम ही रहेंगे, उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो रहा है। ये कॉलम की वजह से भी कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो रहा है, इस कॉलम की वजह से भी नहीं, इस कॉलम की वजह से भी नहीं। ये कॉलम का प्रोजेक्शन भी सही है, इस कॉलम का प्रोजेक्शन भी सही है और इस कॉलम का प्रोजेक्शन भी सही है। यानी कि ग्राउंड फ्लोर प्लान में हमने जो कॉलम पोजीशन एंड कॉलम ओरिएंटेशन डिसाइड किए थे उसकी वजह से कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। तो ग्राउंड फ्लोर प्लान में हम वही पोजीशन एंड ओरिएंटेशन कॉलम की रखने वाले हैं। अब हम यही पोजीशन एंड ओरिएंटेशन सेकंड फ्लोर प्लान के लिए चेक करते हैं। सबसे पहले ये दो कॉलम लेंगे, इसकी वजह से भी कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो रहा है।
इसकी वजह से भी नहीं, सेम इसकी वजह से भी नहीं। स्टेयर के कॉलम तो सेम रहेंगे, ना ही इसकी वजह से कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है और ना ही इनकी वजह से। ठीक है, तो अब हमने देखा, सबसे पहले हमने क्या किया, एक फर्स्ट फ्लोर प्लान लिया, उसको दूसरी जगह पे कॉपी कर लिया। फिर हमने जो थंब रूल हमने थ्योरेटिकल पार्ट में कंसीडर किए थे, उसका यूज़ करके हमने कॉलम पोजीशन डिसाइड की। कॉलम पोजीशन डिसाइड करने के बाद हम उसकी ओरिएंटेशन डिसाइड किए। फिर बाद में वो कॉलम की पोजीशन एंड ओरिएंटेशन ग्राउंड फ्लोर प्लान के लिए और सेकंड फ्लोर प्लान के लिए भी बराबर है या नहीं वो चेक किया। अभी जो हमारा फाइनल कॉलम ओरिएंटेशन एंड पोजीशन है वो फाइनल हो गए। अब हम आगे देखेंगे कि अब हमें इस प्लान में बीम लेआउट कैसे बनाना है वो सीखेंगे। बीम लेआउट बनाने के लिए सबसे पहले मैं ये जो मेरा फर्स्ट फ्लोर प्लान है उसको मैं सिलेक्ट कर लूँगा और दूसरी जगह पे कॉपी कर लूँगा। जैसे कि मेरा अभी ये फर्स्ट फ्लोर प्लान दूसरी जगह पे कॉपी हो गया है। अभी मैं क्या करूँगा, इस पूरे प्लान को मैं एक कवरिंग लेयर में डालूँगा। उसके लिए मैं एक नई लेयर ऐड करूँगा जिसको मैं नाम दूँगा कवरिंग। उसके लिए मैं लेयर प्रॉपर्टी में जाऊँगा, ऐड न्यू लेयर में जाऊँगा और उसको मैं नाम दूँगा कवरिंग। और उसके लिए मैं कलर सिलेक्ट करूँगा। फिर उसकी जो लाइन टाइप है उसको मैं कंटिन्यू ही रखूँगा। ये हो गई हमारी कवरिंग लेयर क्रिएट। अभी मैं इस विंडो को क्लोज कर देता हूँ। अभी मैं क्या करूँगा, इस पूरे प्लान को मैं सिलेक्ट करता हूँ और उसको कवरिंग लेयर में ऐड करूँगा। ये हो गया हमारा प्लान कवरिंग लेयर में। अभी मैं और एक लेयर ऐड करूँगा बीम के लिए। उसके लिए मैं उसका नाम दूंगा बीम लेयर। कलर सिलेक्ट करूँगा वाइट, ओके कर दूंगा। लाइन टाइप कंटिन्यू ही रखूँगा, उसको ओके कर दूंगा और ये विंडो क्लोज कर दूंगा। हमारी बीम लेयर अभी यहाँ पे क्रिएट हो गई है। अभी मैं बीम लेयर को सिलेक्ट कर लेता हूँ। सबसे पहले थ्योरेटिकल पार्ट में मैंने जैसे आपको बताया था कि मैं इस पूरे बिल्डिंग में 3 बीम साइज यूज़ करने वाला हूँ और जो मैंने बीम साइज चूज़ किया है वो मैंने बीम की लेंथ के हिसाब से डिसाइड किया है। अगर बीम की लेंथ 3.5 मीटर से कम होगी तो उसके लिए मैं बीम साइज लूँगा 200 बाय 300 mm का। अगर बीम की साइज 3.5 मीटर से 6 मीटर के बीच में होंगे तो उसके लिए मैंने बीम साइज ली है 200 बाय 360 mm। अगर बीम की साइज 6 मीटर के ऊपर होगी तो उसके लिए मैंने बीम साइज ली है 200 बाय 460 mm। तो अभी मैं क्या करूँगा, मल्टी लाइन कमांड एक्टिवेट करूँगा। उसके लिए मैं ML प्रेस करूँगा और मैं मल्टी लाइन के लिए स्केल के लिए यस प्रेस करूँगा। अभी यहाँ पे मुझे स्केल देना है। मेरी स्केल कितनी होगी, जो मेरी बीम की विड्थ होगी। जो भी मेरे 3 बीम है उसकी विड्थ सेम है, वो कितनी है 0.2 मीटर की। तो सिंपली मैं 0.2 मीटर टाइप करके एंटर कर दूंगा। यहाँ पे मेरी मल्टीलाइन कमांड अब एक्टिवेट हो गई है। अभी मुझे जिस जगह पे मुझे वॉल दिख रही है सबसे पहले मैं वहाँ पे बीम दे दूंगा, क्योंकि मुझे पता है जहाँ पे मुझे मेरी वॉल आने वाली है उसको सपोर्ट करने के लिए मुझे नीचे बीम देना ही पड़ेगा। तो मैं सबसे पहले नीचे से ऊपर में अभी मैं जाऊंगा। सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ से। अभी मेरा ऑर्थो ऑफ है, अभी मुझे ऑर्थो ऑन करना पड़ेगा। उसके लिए मैं सिंपली कंट्रोल या F8 प्रेस करता हूँ। यहाँ से मैं मेरा बीम चालू कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं एंड कर रहा हूँ। ये हो गया हमारा एक बीम। सिमिलरली हम इस डायरेक्शन में भी बीम दे सकते हैं।
तो उसके लिए मैं सिंपली रिपीट मल्टीलाइन कमांड एक्टिवेट करूँगा। ये हो गया हमारा और एक बीम। अभी यहाँ पे मेरी बालकनी आ रही है। बालकनी को सपोर्ट करने के लिए मैं एक बीम यहाँ पे और दूंगा। उसके लिए मैं मल्टीलाइन कमांड को वापस से एक्टिवेट करूँगा और यहाँ पे एक बीम दे दूंगा। अभी यहाँ पे मेरी वॉल है, उसके नीचे भी मुझे बीम देना होगा। उसके लिए मैं सिंपली रिपीट मल्टीलाइन कमांड एक्टिवेट करूँगा और उसको साइज दे दूंगा। ओके, अभी इस पोर्शन में हमारा बीम लेआउट हो गया। अभी हम जाएंगे इस साइड में, तो इस वॉल के नीचे मुझे और एक बीम देना पड़ेगा। उसके लिए मैंने मल्टीलाइन कमांड रीएक्टिवेट की और बीम मैंने असाइन कर दिया। अभी मैं जहाँ पे वॉल है वहाँ पे मैं बीम असाइन कर रहा हूँ। अभी जहाँ जहाँ पे मेरी वॉल थी उसके नीचे मैंने बीम असाइन कर दिया है। अभी उसको अच्छी तरह से देखने के लिए मैं इस पूरे बीम लेआउट को दूसरी जगह पे कॉपी करूँगा। उसके लिए मैं जो कवरिंग लेयर थी
उसको मैं लॉक कर दूंगा। यहाँ पे कवरिंग लेयर को मैंने लॉक कर दिया है। अभी मैं क्या करूँगा, जो मेरा प्लान था मैं उसको सिलेक्ट करूँगा और दूसरी जगह पे कॉपी करके पेस्ट कर दूँगा। अभी मैं जो हमारा ओरिजिनल प्लान था जिसमें हमने कॉलम पोजीशन एंड ओरिएंटेशन डिसाइड किया था, उसके ऊपर उसमें जाके वहाँ पे हर एक कॉलम को हम सिलेक्ट कर लेंगे। हमने सब कॉलम को अभी सिलेक्ट कर लिया है। अभी हम कॉलम को कॉपी करके एक रेफरेंस पॉइंट पकड़ के उसको इस प्लान में पेस्ट कर देंगे। जैसे कि आप इस स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हो, अभी हमारा बीम लेआउट भी फर्स्ट फ्लोर के लिए फाइनल हो गया है। उसको और थोड़ा मॉडिफाई करते हैं। उसके लिए मैं लाइन कमांड यूज़ करूँगा, उसको यहाँ पे ज्वाइन करूँगा, रिपीट लाइन कमांड यूज़ करूँगा, उसको यहाँ पे मैं एंटर कर दूँगा। तो इस तरह से हमने देखा कि फ्लोर प्लान में यानी आर्किटेक्चर प्लान जो आता है उसमें कॉलम पोजीशन एंड ओरिएंटेशन कैसे डिसाइड करते हैं और उसमें बीम लेआउट हमें कैसे डिसाइड करना होता है, वो भी मैंने आपको लाइव ऑटोकैड फाइल में करके दिखाया है। सेम चीज़ बीम लेआउट में ग्राउंड फ्लोर प्लान के लिए भी बना सकता हूँ और सेकंड फ्लोर प्लान के लिए भी बना सकता हूँ। मैं जो हूँ वो ग्राउंड फ्लोर प्लान और सेकंड फ्लोर प्लान का बीम लेआउट बना लूँगा। अभी मैं उसका लेआउट कैसे बनाना है वो मैं अभी इस वीडियो में कंटिन्यू नहीं करूँगा, क्योंकि इस वीडियो की लेंथ ज़्यादा हो जाएगी। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हमें इस प्लान का सेंटर लाइन प्लान कैसे बनाना है, क्योंकि सेंटर लाइन प्लान जो है हमें ईटैप्स में यूज़ होने वाला है।